तो नमस्कार मित्रों, हम लोग ला रहे हैं कक्षा 10 के लिए इतिहास के सारे कोर्सेज। तो मतलब सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल से जाने की कोशिश करेंगे और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर 1 क्लास 10 का, हिंदी मीडियम का। तो इसमें हमारा पहले चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अब हम लोग सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कि हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, तो क्या है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है उसके बारे में डिटेल समझते हैं पहले। तो जैसे कि हमें पता है, जैसे कि इसका नाम लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अब राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद मतलब होता है देश के लिए अपनापन होना, भाईचारा होना अपने देश के लिए। कि जैसा हम लोग मान चलिए कि अगर हम लोग बात करें कि आप में से कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, तो जब हमें पता है कि अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट्स के अंदर रहते हैं, पर हम लोग किसका पार्ट, हमारे देश क्या, हमारा देश इंडिया है, तो सब भाईचारा है सभी राज्यों के बीच में, है नहीं है? तो अब जो भाईचारा की फीलिंग होती है इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो कैसे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैली, और जो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद था वो भी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ के विचारों को, वहाँ के लीडर्स को या फिर वहाँ के फिलोसफर्स को समझने के बाद हमारे यहाँ भी इनकलकेट हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्चुअली बताएं तो इंडिया के अंदर मोनार्की चलती थी। मोनार्की का मतलब राजशाही शासन चलता था, यानी कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, हजारों सालों से यही चलता रहा है। पर धीमे धीमे जब हम लोग अंग्रेज जब इंडिया में आए, तो उनको, जब हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स थे वो गए विदेशों में, पढ़ा उनके विचारों के बारे में, और उन्होंने पता चला कि अंग्रेज कैसे हमारे यहाँ लूट रहे हैं और कैसे वहाँ पे यूरोप के अंदर कैसे कैसे चीजें चलती हैं। वहाँ पे सिस्टम ही अलग हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी एक समय पर फ्यूडलिज्म चलता था, यानी कि एक तरीके से मोनार्की से वाला सीन चलता था। बाद में वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और कैसे उदय हुआ उसकी कहानी हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक चैप्टर का नाम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोप एक देश है। मतलब बहुत सारे देश हैं, हम लोग जैसे बात करें हमारे दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे सारे हमारे क्या हैं? 7 बड़े बड़े से कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो उनमें से एक हमारा यूरोप है। तो पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कैसे उदय हुई, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने के क्या वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि जो राष्ट्रवाद है वो होता क्या है, शब्द के इसका जो शब्द का मतलब है वो समझने की कोशिश करेंगे, और यूरोप कहाँ पे है और कैसे जो राष्ट्रवाद था इसका उदय हुआ, कैसे इसकी विचारधारा फैली। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। और ये आप लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा कि 1789 में, कब 1789 में क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने विद्रोह कर दिया था और क्या कर लिया था, मतलब पहले मतलब इसमें नहीं किया था, मतलब लोगों ने एकदम से उनके जो अत्याचारी रूलर थे उसको हटा दिया था। फिर उसके बाद नेपोलियन पावर में आ गया था, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद फिर नेपोलियन का जब हम लोग बात करें, फ्रांसीसी क्रांति जब खत्म होती है तो फिर नेपोलियन क्या कर लेता है, फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लेता है और बहुत सारे सुधार लाता है जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और फिर नेपोलियन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे नेपोलियन बोनापार्ट कितने महान महान काम किए और क्या क्या इन्होंने ऐसे ओवरफ्लॉस किए, या कुछ इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से जो इनकी सत्ता थी वो छीन ली गई इनसे, और ये 1815 में इन्हें हरा दिया गया और इनके उसके बाद इनका जो तख्त था वो छीन लिया गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि क्रांति के पहले की स्थिति, कि जैसे हम लोग बात करें कि क्रांति के पहले की स्थिति, जैसे नेपोलियन हारेगा उसके बाद फिर रूल करने के लिए कौन आएंगे, जो पहले के राजा थे, जो जिसको नेपोलियन हटा के बैठा था, फिर से वही आ जाएंगे। तो वैसे ही पहले की स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1815 के बाद फिर वही 1815 में वही बैटल ऑफ वाटरलू हार जाएगा नेपोलियन, और उसके बाद फिर वही रूढ़िवादी सोच आ जाएगी, यानी कि रूढ़िवादी मतलब होती पुरानी कंजर्वेटिव सोच को लेकर चलना, तो वो लोग आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे वियना संधि। संधि मतलब क्या होता है कि अपने यूरोप वगैरह साइड पे क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है, कोई वादा होता है, जैसे कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज चलती हैं। ठीक है, जो जैसे हम आपका पानी इस्तेमाल करेंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में पहले था, अब नहीं है। ठीक है, कि इंडस नदी का पानी इस्तेमाल करने के बारे में ट्रीटी थी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बात करते हैं।
फिर उसके बाद ग्रीस की आज़ादी के बारे में बात करेंगे। तो ग्रीस एक देश है, तो वो बहुत समय से हम लोग बात करें मदरलैंड की तरह है, यानी कि हम लोग बात करें एक माँ की तरह है, जैसे हमारे इंडिया है तो वैसे ही हम लोग बात करें यूरोप में मदरलैंड की तरह है। तो अब इसके ऊपर मुस्लिम एम्पायर का रूल चल रहा था, तो इसको कैसे आज़ादी दिलाई जाएगी उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे यहाँ मूवमेंट चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें क्रांतियों का योग, 1830 से लेकर 1848 के बीच में कौन कौन सी क्रांतियां होंगी, उन सभी क्रांतियों के बारे में शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना और रोमांटिक परिकल्पना, राष्ट्रवाद की फीलिंग कैसे डेवलप की जाएगी। अब रोमांटिक चीज हमेशा केवल ये नहीं होता कि लड़का लड़की के बारे में सोच रहे हैं, अब तो हमेशा वो चीजें ही वर्क नहीं करती हैं, तो हम लोग अपने देश के प्रति भी रोमांटिक फीलिंग ला सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। तो वो कैसे कैसे चीजें होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू समरी आपको मिल गई होगी कि हम लोग कैसे कैसे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, और भी है अभी, तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसे। मैं थोड़ा जूम इन भी कर दूंगा इसे, इससे कि आपको क्लियरली विजुअल हो जाए वो। तो गाइस उनके अलावा हम लोग कौन कौन से चैप्टर कवर उनके बाद अपन लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो ये रहे। क्यों इसके बाद हम लोग बात करेंगे 10th वाला पॉइंट में हम लोग बात करेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है जर्मनी के अंदर, एक शहर टाइप में है, ठीक है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है, तो वहाँ पे इस बारे में बात चलती है कि कैसे हमारे देश के लिए मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह बैठती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो पहले हमें पता था कि यूरोप बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंडिया भी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो उसी प्रकार जर्मनी भी पहले बहुत छोटे छोटे से टुकड़ों में बटा हुआ था। धीमे धीमे वहाँ पे एकीकरण किया गया, और कैसे किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जर्मनी का एकीकरण किया गया, और फिर हम लोग बात करेंगे इटली का, कैसे बिस्मार्क का रोल था यूनिफिकेशन में, और कैसे हम लोग बात करें लेनिन का एफर्ट रहे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर राष्ट्र की कल्पना, तो हम लोग बात करें कि जैसे कि एक कंट्री होती है, तो कंट्री ऐसा चीज़ कुछ है नहीं है। तो जैसे कि हम लोग बात करें पुराने समय पे जब राजा महाराजा होते थे, तो हमें पता है कि कैसा सीन चलता था कि जनता को लगता था कि वो हम लोग बात करें किसके लिए लॉयल रहेंगे, किंग के लिए, और किंग हमारी सेवा करेगा, हमारी हेल्प करेगा हर एक काम में। तो ये सीन था। अब उसमें राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया था, ऐसे गाने के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, पोएम्स के थ्रू राष्ट्रवाद की भावना जगाई जाती है। जैसे कि अगर आप लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन अगर आप छोटे में गए हो स्कूल, तो आपको जब देशभक्ति गाने बजते थे तो अच्छा लगता था बहुत कि हाँ अपना देश है। तो ये सब की फीलिंग आना, तो वो कैसे की जाती है उसी के तरीके बताए जाएंगे, कैसे राष्ट्र की कल्पना कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे पार्ट नंबर 14 में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, और हम लोग बात करेंगे साम्राज्यवाद क्या होता है, ठीक है। और 15वें लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि बाल्कन में संकट। तो बाल्कन कुछ हम लोग बात करें कंट्रीज का ग्रुप है, और वहां पे कुछ संकट आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये पढ़ाया क्यों जाता है, मैं आपको ये बता दूं कि जो आज ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जो वर्ल्ड का फिनोमेना है, जो आप लोग नेशन स्टेट्स देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, यूएसए, ब्रिटेन, जो देश का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से इजाद हुआ, तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ। जैसे हम लोग बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो एक समरी टाइप में एक कुछ इवेंट लाइन बार लाइन, लाइन बार लाइन, लाइन बार लाइन, तो ऐसे चलते गए, जिसकी वजह से हम लोग बात करें जो वर्ल्ड आज के समय पर है वो इन कारणों की वजह से है। जैसे कि हम लोग बात करें बाल्कन में संकट आता है, बाल्कन के संकट के बाद भी ये सीधे कनेक्शन जुड़ जाएगा कहाँ से, वर्ल्ड वॉर सेकंड से जुड़ जाएगा, और वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही, सॉरी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़ जाएगा ये। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ही होगी, तो उस जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो जाएगी तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिंक बना देगी किसमें, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड बनेगा तो भैया जो हम लोग बात करें यूएनएससी है और जो वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका फॉर्मेशन होने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग बात करें चीजें बहुत ज्यादा लिंकेज में होती हैं, लिंक से जुड़ी होती हैं, इतिहास बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है। तो इसलिए हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया जाता है क्योंकि इसकी वेटेज और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। तो ये केवल इसके लिए है कि ये केवल मैंने आपको इतना बता दिया कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो अब चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर अपने पहले टॉपिक के साथ। तो गाइस अब सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तो यही है, तो समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो एक तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने देश के लिए भाईचारे की, अपने देश के सभी लोगों के लिए भाईचारे की फीलिंग होना, अपना खुद का घर होने की फीलिंग होना को हम लोग क्या कह देते हैं, राष्ट्रवाद कह देते हैं। तो ये एक प्रकार का आइडिया है, विचार है या सोच है, आप जो भी इसे कहना चाहें, ठीक है।
तो के सभी भाई हमारे एक ही हैं, सारे सारे राज्य हमारे एक हैं। तो इस चीज़ की भावना को आने को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि एक साझा होने का मतलब कि सभी लोग एक जैसे हैं, उस विचारधारा को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, यानी कि सभी लोगों में अपनापन का भाव होना, कि हम सभी के सभी भाई हैं, इस विचारधारा का आना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का हम लोग बात करें सहारा लिया जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि अब हमें देश के प्रति जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें डेवलप करना है, तो हमें उनको डेवलप करने के लिए हमें कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन कौन से उपकरण है वो, जैसे राष्ट्रध्वज, कि भैया हमारा अपना अगर देश का झंडा लहराता है तो फिर हमें अच्छा प्रतीत होता है कि हमारे देश का झंडा है ना। तो जैसे कि आप लोग अगर 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन, अब छोटे होंगे, अभी तो जब आदमी बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद आदमी बहुत काहिल हो जाता है, वो इतने इमोशंस नहीं दिखा पाता है। और जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश का गाना बज रहा है, तेरे मेरे देश की मिट्टी उगले हीरे मोती। तो बड़ा अच्छा लगता था बचपन में। तो फिर ये सीन है। और कौन कौन से मतलब तरीके होते हैं देश की, राष्ट्र की भावनाओं को जगाने के लिए, तो राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपके मन में देश के प्रति अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। आप सोचते हैं कि ये हमारा ही है, हमारा प्रतीक है। तो इमोशंस के थ्रू क्या किया जाता है कि देशभक्ति जगाई जाती है आपके अंदर, जिससे कि आपको अपनापन फील हो अपने देश के प्रति। क्लियर? तो आई थिंक इतना आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रवाद है क्या, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा जो विचारधारा किसी राष्ट्र के सदस्य में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि सबको एक समान होने की फीलिंग कराने की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसको जगाने के लिए हम लोग अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। वो उपकरण हैं कौन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। तो ये शब्द मैं जब गा रहा हूँ तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे देश के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो ये यूनिफाई करने की कोशिश करता है कि कैसे हमारे देश के लिए जान दी गई है और आपको भी देनी चाहिए। तो ये गाना ये दर्शाता है। तो गाइस अब हमें ये समझना होगा कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद की हमने अभी परिभाषा देखी, और वो जो परिभाषा है वो अभी के समय की परिभाषा है, उस समय की परिभाषा नहीं है। इसके क्या मेरे कहने का मतलब क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसके बारे में जानना है हमें। तो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि मैंने अभी हाल बोला कि जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो अभी के लिए है। पहले के समय पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा पूरा चैप्टर होने वाला है किसके लेकर, यूरोप को लेकर। तो यूरोप में पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या थी, राष्ट्रवाद में परिभाषा पहले ये थी कि जो राष्ट्रवाद है उसका मतलब ये है कि आपको अपने राजा से प्रेम करना है। तो चाहे हम लोग बात करें यूरोप हो या फिर इंडिया ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे पहले के समय पे क्या चलता था, आज से करीब 200-300 साल पहले चले जाइए आप लोग, तो हमारे यहाँ पे या फिर पूरे यूरोप में आपको राजशाही दिखने को मिल जाएगी या फिर राजतंत्र देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे राजा का राज चलता था। तो डेफिनेशन क्या थी राष्ट्रवाद की, कि अगर राष्ट्रवाद का मतलब ये होता था कि आपको राजा से प्रेम करना है, तो राजा जैसा सही कहे सही कर लो, गलत कहे तो गलत कर लो। राजा कभी कभी अपने मन की करता था, तो हमें बाद में रियलाइज हुआ, तो हमने अपने हिसाब से फिर समय के हिसाब से वो चीज़ें चेंज की और फिर नई परिभाषा निकाली राष्ट्रवाद की। तो पहले हमारी क्या थी कि भैया जो राजा ने कह दिया वही ठीक है, क्योंकि उस वहाँ पर राजा का ही रूल चलता था। जैसे कि हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कैसे उदय हुआ था वहाँ पे। तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों को रूप को रूप वैसा नहीं था जैसा आज देखने को मिलता है। तो यार थोड़ा हमें लग रहा है गलत कर दिया मैंने, या पहले मैं चेक कर लूं। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों को रूप का होगा, यहाँ पर देशों का रूप वैसा नहीं था
जैसा कि आज है, यानी कि आज के समय पे जैसे हम लोग वहाँ पे देखते हैं डेमोक्रेसीज स्टैब्लिश हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। तो एक समय पर वहाँ पे क्या था, एक समय पे वहाँ पे राजाओं का राज चलता था, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे, यानी कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के राजा होते थे। वहाँ पे एक्चुअली फैमिली चलती हैं, जैसे बॉर्बन फैमिली या फिर दूसरी फैमिलीज, तो ऐसे फैमिलीज वाइज रूल चलता था वहाँ पे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था, और यहाँ पे मतलब एक तरीके से मोनार्की या फिर हम लोग बात कर रहे हैं राजाओं का रूल चलता था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश थी, यानी कि प्रजातंत्र था जहाँ पे प्रजा की सरकार चलाई जाती थी। यहाँ पे जो राजा ने कह दिया वही पत्थर की लकीर हो गई। तो ऐसा सीन यूरोप में चलता था, और ऐसा सीन यूरोप में छोड़ो, इंडिया में भी यही चलता था कि जैसा राजा ने कह दिया वैसे ही चलेगा। तो धीमे धीमे चीजें चेंज भी होंगी समय के साथ, ठीक है। तो भाई चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो इस लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। यानी कि हमने अभी बात की थी कि कैसे कैसे फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो कैसे भी करके उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर लिया। क्या कर लिया? प्रजातांत्रिक देश बन गई, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। तो धीमे धीमे जब आपका पड़ोसी का जब लाइफस्टाइल आपसे अच्छा होता है तो आप भी अपने पड़ोसी का जो लाइफस्टाइल है वो धीमे धीमे अपनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद यह सिलसिला यूरोप के कई अन्य देशों में भी चलने लगा, और 20वीं सदी के आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो धीमे धीमे जब आपका पड़ोसी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हो तो आपको भी लगता है कि हमें भी अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो धीमे धीमे जैसे ही हम लोग बात करें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, कहाँ पे? फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, और धीमे धीमे क्या कहने लगी, वर्ल्ड में फैलने लगी। और ये बीमारी आते आते हमारे यहाँ भी लग गई। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे जो फ्रांस के अंदर ही था, तो वहीं से हम लोग बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। उसके बाद ही हम लोग बात करें धीमे धीमे डेवलप हुई 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 और यूरोप में फैली, फिर एशिया में भी धीमे धीमे फैलने लगी, और धीमे धीमे आखिरकार वर्ल्ड में पूरे में फैल गई, ठीक है। तो ऐसे करके छिड़काव रहा किसका? डेमोक्रेसी का। और ऐसे करके पूरे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में कहें हम लोग, डेमोक्रेसी का विस्तार पूरे संसार में हुआ, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई। इसलिए भैया 9th क्लास में आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाता है विश्व इतिहास का, तो वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि यही वो ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से विश्व में परिवर्तन आना, चेंज हुआ, एक मॉडर्न वर्ल्ड का, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो गाइस धीमे धीमे वहाँ पे यूरोप में क्या होने लगा कि वहाँ पे कुछ ऐसे हम लोग बात करें चेंजेस आए। क्या हुए वहाँ पे? चेंजेस हुए, कुछ इवेंट ऐसे हुए। तो पहले के समय पर क्या होता था कि जो वहाँ की जनता थी उससे उधर पे ये कहा जाता था कि अगर आपको राष्ट्रवाद की भावना है तो अगर आप अपने राजा से प्यार करते हैं तो वो राष्ट्रवाद की भावना होती है, ठीक है। तो यहाँ समझाया जाता था राजा ही आपका मालिक है, जो करना है वही करेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करें कि ऐसी विचारधारा चलती थी। तो वहाँ पे हम लोग बात करें कि बहुत बार ये होता था कि राजा अपने हिसाब से, यानी कि अपने फायदे के लिए जनता का दुर्व्यवहार करता था उनके साथ, या फिर बहुत बार क्या होता था, गलत फैसले ले लेता था। तो फिर अब धीमे धीमे वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से वहाँ पे लोगों को समझ में आया कि जो राजा करता है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, उस काल में कई ऐसी परिवर्तन परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में बदलाव हुए। तो इसमें हम लोग वही इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इवेंट हुए जिनके कारण हमें पता चला कि हाँ ये चीज़ सही नहीं थी मतलब राजाओं की, और हम लोग जो मान के आ रहे थे वो चीज़ हमेशा से सही नहीं थी, ठीक है। और समाज में आए उन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्र भावना को राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। यानी कि उन कुछ इवेंट्स की वजह से लोगों के अंदर क्या हुई, राष्ट्रवाद की फीलिंग डेवलप हुई। यानी कि पहले लोग क्या मानते थे, पहले लोग ये मानते थे कि राजा बहुत अच्छे होते हैं और वो हमारे लिए अच्छा फैसला लेते हैं, लोगों से कहा जाता था यही राष्ट्रवाद है। बाद में क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि भैया हमें प्यार देश से करना है ना कि राजा से करना है। और जब देश से प्यार करेंगे तो देश के प्यार को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे, कि भैया अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बात करें, जब राजा से प्यार हटा, तब जब एक जगह से आदमी मूव ऑन करता तभी तो दूसरी जगह जाता है ना।
तो जब आप एक व्यक्ति से प्यार करने की जगह दूसरे व्यक्ति से जाते हैं तभी तो हो पाता है प्यार, वरना ये थोड़ा ना चलता है कि यहाँ भी प्यार कर रहे हैं वहां भी प्यार कर रहे हैं, तो वो चीजें चल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो भैया देश से प्यार करना स्टार्ट कर दिया। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 से शुरू हो गई थी। तो अब समस्या कहाँ से शुरू हुई? ये समस्या नहीं, मतलब एक तरीके से कहें परिवर्तन की चेन कहाँ से शुरू हुई? 1789 से, जिसके बारे में मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जहाँ से अपनी स्टार्ट हुई, जैसे ही अपनी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई उसी के बाद ये क्या हुए, लाइक वाई जो हमारे इवेंट से लाइक वाई ट्रिगर होने लगे और कंटिन्यूसली साथ चलने लगे कि 1789 में लोगों ने क्या किया, लोगों की कंडीशन इतनी दिन पर दिन खराब होने लगी, इतनी दिन पर दिन खराब होने लगी कि अब उन्होंने क्या किया, अपने राजा को हटाकर अपना खुद का शासन स्टार्ट कर दिया, यानी कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की शुरुआत की वहां से 1789 के बाद। लेकिन किसी भी नए विचारधारा की तरह इसे फैलने में, अब पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पॉइंट, लेकिन किसी विचारधारा, नई विचारधारा की तरह इसे कई साल साल की जगह 100 साल लिख लो, 100 साल, 100 साल लगे। तो इसको स्प्रेड होने में बहुत सारे साल लग गए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे वहां पे सीन हुआ था, थोड़ा बहुत आपको रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस धीमे धीमे वहाँ पे यूरोप में क्या होने लगा कि वहाँ पे कुछ ऐसे, हम लोग बात करें चेंजेस आए, क्या हुए वहाँ पे चेंजेस हुए, कुछ इवेंट ऐसे हुए। तो पहले के समय पर क्या होता था कि जो वहाँ की जनता थी उससे उधर पे ये कहा जाता था कि अगर आपको राष्ट्रवाद की भावना है तो अगर आप अपने राजा से प्यार करते हैं तो वो राष्ट्रवाद की भावना होती है। ठीक है, तो यहाँ समझाया जाता था राजा ही आपका मालिक है, जो करना है वही करेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग बात करें कि ऐसी विचारधारा चलती थी। तो वहां पे हम लोग बात करें कि बहुत बार ये होता था कि राजा अपने हिसाब से, यानी कि अपने फायदे के लिए जनता का दुर्व्यवहार करता था उनके साथ, या फिर बहुत बार क्या होता था गलत फैसले ले लेता था। तो फिर अब धीमे धीमे वहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से वहां पे लोगों को समझ में आया कि जो राजा करता है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, उस काल में कई ऐसी परिवर्तन परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में बदलाव हुए। तो इसमें हम लोग वही इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इवेंट हुए जिनके कारण हमें पता चला कि हाँ ये चीज सही नहीं थी मतलब राजाओं की, और हम लोग जो मान के आ रहे थे वो चीज हमेशा से सही नहीं थी। ठीक है, और समाज में आए उन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्र भावना को राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, यानी कि उन कुछ इवेंट्स की वजह से लोगों के अंदर क्या हुई, राष्ट्रवाद की फीलिंग डेवलप हुई। यानी कि पहले लोग क्या मानते थे, पहले लोग ये मानते थे कि राजा बहुत अच्छे होते हैं और वो हमारे लिए अच्छा फैसला लेते हैं, लोगों से कहा जाता था यही राष्ट्रवाद है। बाद में क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि भैया हमें प्यार देश से करना है ना कि राजा से करना है, और जब देश से प्यार करेंगे तो देश के प्यार को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे, कि भैया अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बात करें, जब राजा से प्यार हटा तब जब एक जगह से आदमी मूव ऑन करता तभी तो दूसरी जगह जाता है ना। तो जब आप एक व्यक्ति से प्यार करने की जगह दूसरे व्यक्ति से जाते हैं तभी तो हो पाता है प्यार, वरना ये थोड़ा ना चलता है कि यहाँ भी प्यार कर रहे हैं वहां भी प्यार कर रहे हैं, तो वो चीजें चल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो भैया देश से प्यार करना स्टार्ट कर दिया। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 से शुरू हो गई थी। तो अब समस्या कहाँ से शुरू हुई? ये समस्या नहीं, मतलब एक तरीके से कहें परिवर्तन की चेन कहाँ से शुरू हुई, 1789 से, जिसके बारे में मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जहाँ से अपनी स्टार्ट हुई, जैसे ही अपनी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई उसी के बाद ये क्या हुए, लाइक वाई जो हमारे इवेंट से लाइक वाई ट्रिगर होने लगे और कंटिन्यूसली साथ चलने लगे कि 1789 में लोगों ने क्या किया, लोगों की कंडीशन इतनी दिन पर दिन खराब होने लगी, इतनी दिन पर दिन खराब होने लगी कि अब उन्होंने क्या किया, अपने राजा को हटाकर अपना खुद का शासन स्टार्ट कर दिया, यानी कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की शुरुआत की वहां से 1789 के बाद। लेकिन किसी भी नए विचारधारा की, तो गाइस हम लोग बात ही कर रहे थे कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी तो इसको फैलने के लिए कई सारे साल लग गए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है। लेकिन किसी भी नए विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में लगभग 100 सालों का समय लग गया, यानी कि कई साल बिताने के बाद तब धीमे धीमे जाके लोगों को समझ में आया कि जो वो चीज़ें हजारों सालों से करते आ रहे हैं, राजा की जी हुजूरी करना, वो परमानेंटली या फिर पूरी तरह से सही नहीं है, और तब जाके ऐसे करके विचारधारा फैली। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि फ्रांस में कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत।
तो हुआ क्या था कि वहां पे लुई 16 का राज चल रहा था। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर हुआ क्या था कि लुई 16 का क्या चल रहा था, रूल चल रहा था। अब हुआ क्या कि वो इतनी अच्छी तरीके से इफिशिएंटली रूल कर नहीं पा रहा था कि भैया वो देश में खाने की समस्या चल रही थी। और थोड़ा रिकैप करा देता हूँ मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो लुई 16 की हम लोग बात करें कि इनका राजकाल बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोग बात करें इनका रूल कैसा था, अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि इनके ये जबरदस्ती फालतू में अमेरिका की आज़ादी में वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि और वहाँ पे इनके यहाँ पे अपने देश में खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लोग भूखे मर रहे हैं, पर इन्होंने क्या किया, अपने वॉर में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और इवन की कहा जाता है कि ये थोड़े से पागल से भी हो गए थे, क्योंकि इनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तो कहा तो बहुत सारी बातें हैं, पर इसकी वजह से हुआ क्या कि इनका रूल बहुत खराब था। तो जनता क्या, यानी कि पब्लिक क्या हो गई, पब्लिक हो गई क्या, परेशान हो गई। तो पब्लिक ने कहा कि भैया हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। तो लुई 16 का काम कर दिया उन्होंने तमाम, और क्या कर लिया, सेल्फ रूल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद होगी वहां पे नेपोलियन की एंट्री। तो इतना इतना आप लोग याद रख लीजिए कि कैसे कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी वहां पे। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने ये देखा कि कैसे यूरोप में हम लोग बात करें कि फ्रांसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, तो उसने बहुत अच्छा काम किया था कि कैसे वहाँ पे जो वहाँ की जनता थी उसने लोगों को हटा दिया। अब वहाँ की जनता अब क्या करेगी, अब वो चाहेगी मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मैं पड़ोसी के साथ भी अच्छा करूँगा। तो अब यूरोप के हम अन्य भागों के बारे में बात करेंगे कि उसका जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसका फ्रांसीसी क्रांति का क्या असर हुआ यूरोप के अन्य हिस्सों में। तो हुआ क्या कि भैया फ्रांस में होने वाली गतिविधियों में यूरोप के कई शहरों के लोगों को प्रभावित किया। अब भैया जो हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रांस के अंदर सीन ये चल रहा था कि यहाँ के जो राजा थे वो अच्छे से रूलिंग कर रहे थे। तो अब यहाँ की जनता ने क्या किया, राजा को हटा दिया। अब ये पड़ोसी देश देख रहे हैं, तो पड़ोसी देश ये देख रहे हैं कि हाँ, कि जनता ने क्या किया, अपने राजा को हटा दिया। अब जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग होंगे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खाली पुलाव पकेंगे। वो कहेंगे भैया ये लोग जब अपने राजा को हटा सकते हैं, अपनी सरकार खुद ला सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ला सकते हैं? हमारे में क्या कांटे लगे हैं क्या? तो हम भी तो लाएंगे, हम भी ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि इन क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे प्रभाव पड़ने लगे। क्या प्रभाव पड़े? तो इन शहरों के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए गए। अब ये जैकोबिन क्लब क्या करेंगे कि अपने देशों के अंदर हम लोग बात करें कि राष्ट्रवाद की भावना फैलाने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से। जो हम लोग बात करें कि जो राजा महाराजा होंगे इनसे गुस्सा जरूर होंगे, पर ये अपनी जो राष्ट्र की भावना थी उसको नहीं छोड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि अपने राष्ट्र के लिए कुछ किए जाए। तो इन्होंने क्या बनवाया, जैकोबिन क्लब बनवाए। जैकोबिन क्लब बनाए यहाँ के पढ़े लिखे लोग और छात्रों ने। इन क्लबों की गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया। तो अब जो हम लोग बात करें, फ्रांस की सेना अब ऐसा नहीं था खाली बैठी हुई थी। तो अब इन लोगों ने भी सोच के रखा था कि भैया हम तो आजाद हुए हैं, अपने पड़ोसी को भी आजाद कराएंगे। अब भैया, अब जिस कंट्री में ये लोग हम लोग बात करें जैकोबिन क्लब खुले हुए हैं, तो अब क्या ये डायरेक्टली फ्रांस के लोगों की सेना को आने देंगे? नहीं आने देंगे। पर जैकोबिन क्लब में अब इन लोगों ने बनाए हुए हैं, तो भैया अब इंटरनली ये लोग हेल्प करेंगे किसकी, फ्रांस की सेना की, कि वो आए और यहाँ पे भी जैसा वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ और यहाँ भी धीमे धीमे क्या किया जाए, रेवोल्यूशन लाया जाए। तो इसके लिए ये लोग घुसपैठ करने में उनकी हेल्प करेंगे, जिसके तहत वो लोग आएंगे और यहाँ के अंदर भी जो राष्ट्र की हम लोग बात करें कि राष्ट्रवाद की भावना थी उसको फैलाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ रहा था अड़ोस पड़ोस के देशों में कि लोग क्या कर रहे हैं, जैकोबिन क्लब खुलवा रहे थे और राष्ट्रवाद की भावना धीमे धीमे अब इंजेक्ट हो रही थी यूरोप में, इंजेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा सीन चल रहा था यूरोप में अपने। तो गाइस जैसा कि हमने अभी हाल देखा कि कैसे करके जो हम लोग बात करें फ्रांस की सेना थी वो अब धीमे धीमे घुसपैठ करने लगी। कहाँ पे? अपने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में। तो घुसपैठ करने के बाद हमने देखा कि उसने क्या किया, घुसपैठ कहाँ कहाँ कर दिया, पहले ये देख लेते हैं। तो जो फ्रांस की सेना थी इसने घुसपैठ कहाँ किया, होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और
इटली के एक बड़े भूभाग, भूभाग मतलब होता है जमीन पर, भूभाग मतलब होता है जमीन पर घुसपैठ कर दी। अब ये लोग घुसपैठ कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? तो क्या इनका मतलब ये था कि सब जगह राज करना चाहते थे? नहीं, इनका केवल ये मोटिव था कि कैसे भी करके जो राष्ट्रवाद की भावना या फिर हम लोग बात करें फीलिंग थी, जो पहले के समय पे क्या थी, यहाँ पे हम लोग बात करें यूरोप के दूसरे भागों में, हमने पहले ये एक्सप्लेन किया था कि राष्ट्रवाद की भावना ये थी कि तुम्हें अपने राजा से प्रेम करना है। तो अब इन लोगों का ये प्लान बनाया इन लोगों ने। तो फ्रेंची आर्मी थी, इन्होंने क्या प्लान बनाया यहाँ के लोगों ने कि भैया अब हम लोग समझ गए हैं कि भैया देश प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि अपने राजा से प्रेम करना, देश प्रेम का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना, ना कि राजा से प्रेम करना। राजा कभी कभी अपना गलत उपयोग कर लेते हैं, तो इसलिए हमें नहीं चाहिए राजा। तो अब इस विचार के साथ वो लोग यूरोप के अलग अलग हिस्सों में घुस गए और इन इतने बड़े बड़े होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन भागों में पहुंच गए और वहां जाके अपने विचार को विस्तृत किया कि भैया ऐसी सी बात है, तुम्हें माननी चाहिए बात अपनी सेना के साथ। तो इस तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। तो यहाँ जाके उन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके उनकी जो डेफिनेशन थी जिसकी राष्ट्रवाद की कि अपने राजा से प्रेम करना है, कहा उनसे कहा कि भैया ये जो तुम डेफिनेशन पकड़ रहे हो ना, ये बहुत गलत जा रही है तुम्हारी, तुम अपने देश के राजा को हटाओ और प्रजा की सरकार लाओ, तो ये अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। तो ये इन कुछ आइडियोलॉजी के साथ हमारी जो फ्रांसीसी सेना थी, अब वो कहाँ घुस गई थी, कहाँ कहाँ घुस गई थी, मैंने फिर बता दूं, होलैंड, नाम ध्यान रखना, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और एक बड़े से पार्ट में किसके, इटली के। यहाँ जाकर घुसपैठ करने के बाद अपने विचारों को फैलाना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसका कौन सा विचार, राष्ट्रवाद का विचार। तो गाइस अब आप लोग एक काम कर लीजिए, आप लोग एक मैप तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, तो इससे हम लोग समझ में आ जाएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले हुआ क्या कि 1789 में, कब, 1789 में, यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यहाँ पे जो राजतंत्र था वो चल रहा था, अब भैया उसका हो गया क्या, अंत हो गया। तो जो लुई 16वां था उस समय का किंग या फिर हम लोग बात करें राजा, उसे हटा दिया गया। इसको हटाने के बाद वहां पे फ्रांस के अंदर लाया गया संविधान। कब लाया गया, 1792 में, 1792 में यानी कि 1792 में। अब जो संविधान था ये झुकाव ले रहा था किसकी तरफ, अमीरों के प्रति। तो अब जो लोग थे, आम लोग थे, क्योंकि अब लोग गुस्सा आ रही थी क्योंकि भैया ये जो संविधान बना है ये अमीरों के लिए बना है, इसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके विद्रोह छिड़ने लगे। तो जब ऐसे करके विद्रोह छिड़े तो अब भैया अब एक क्लब बना है, एक क्लब था वहां पे जिसका नाम क्या था, जोकोबिन। तो जोकोबिन क्लब नाम का एक क्लब था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया है, तो इसमें लोग गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब लोगों से बना हुआ एक क्या था, एक क्लब था। तो इसके एक व्यक्ति थे, इसका जो सबसे बड़ा लीडर था जिसका नाम क्या था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। तो अब ये जो व्यक्ति था ये भी बिल्कुल राजा जी क्या बन गया, सम्राट बन गया, राजा बन गया। हम लोग बात करें फ्रांस का, और हम लोग बात करें इनके काम भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि लुई सोल्वे के थे। जैसे लुई सोल्वे को हटाया गया वैसे ही भी हम लोग बात करें मैक्समिलियन को हटा दिया गया। अब भैया वहां की जनता सोच रही हम लोग संविधान जो प्रजातंत्र हम लोगों ने स्टेब्लिश किया है, तो अब इसको चलाएं कैसे। अब सबके मन में सवाल आ रहा है कि हम ये प्रजातंत्र चलाएं कैसे, कैसे चलाएं, कैसे चलाएं। तो इसी के बीच में एंट्री होती है 1799 नेपोलियन बोनापार्ट की। तो जो नेपोलियन की एंट्री होती है, तो अब हमारा अब ये फ्लो कैसे कनेक्ट होगा, अब हम लोग नेपोलियन के बारे में जानेंगे, कैसे नेपोलियन ने अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, कैसे कैसे वो राजा बना और कैसे कैसे उसकी हार हुई। तो इन सब चीजों को समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, 1789 के बाद फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद प्रजातंत्र को, जो राजतंत्र उसे हटा दिया गया, लुई सोलेवे को हटा दिया गया, फिर संविधान लाया गया। संविधान अमीरों के लिए था, तो वहां पे जो क्लब था, जोकोबिन क्लब, तो वहां पे हम लोग बात करें कि वहां के जो लीडर थे जिनका नाम मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, ये रूल करने लगे। इनका रूल भी अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो इन्हें हटा दिया गया। फिर उसके बाद एंट्री होती है नेपोलियन की। अब नेपोलियन ने क्या किया, कैसा किया, उसको समझते हैं। पहले आप लोग ये अच्छे से डायग्राम उतार लीजिए, फिर मैं हटा के उनके बारे में बताता हूँ, नेपोलियन के बारे में। मजा आता है, लिटरली मजा आता है, गरम गरम लग रहा है मुझे। तो गाइस शुरू करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो जो नेपोलियन थे
वो कौन थे? तो हमने बात स्टार्टिंग में बात की थी कि एक छोटा सा सैनिक था और धीमे धीमे समय के साथ वो कितना कुटिल होता गया और धीमे धीमे हम लोग बात करें फ्रांस का शासक बन गया। और हम लोग बात करें ऐसा शासक नहीं था कि बहुत क्रूर हो, पसंदीदा शासक बना, वो लोगों का चहीता था, लोगों का लाडला था। तो हम लोग बात करें कि क्या किया नेपोलियन ने, तो पहले सैनिक थे, फिर बाद में भैया कैसे भी करके उन्होंने 1804 से लेकर 1815 के बीच में फ्रांस के राजा थे। कौन थे? नेपोलियन राजा बन गए। कहाँ के? फ्रांस के। सोच के देखिए कितनी बड़ी कहानी होगी कि कहाँ सैनिक से बन के स्टार्ट होके वो कहाँ राजा बन गए थे। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई। तो भैया वहां पे जो भैया डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करवाई गई थी लोगों के द्वारा, सबसे पहला काम इनका क्या किया गया? तो सबसे पहला काम जो नेपोलियन ने किया कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश थी, जो यानी कि प्रजातंत्र था, तो उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो उसको हटा दिया गया। यानी कि नेपोलियन ने सबसे पहला काम किया डेमोक्रेसी को हटाया वहां से, और हटाने के बाद खुद को वहां का राजा बना लिया। ठीक है, तो अब नेपोलियन जाना इसलिए जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे प्रशासनिक या फिर हम लोग बात करें राजनीतिक सुधार किए थे, जहां से जो गरीब लोगों के लिए भी अच्छे थे। ठीक है, क्या क्या किया उनके बारे में हम लोग अभी और विस्तार से बात करेंगे। जैसे नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको काफी हद तक बहुत अच्छा बना दिया और काफी अच्छा बना दिया। इवन कि आज के समय पर भी लोग नेपोलियन को एक ऐसा हीरो की तरह ट्रीट करते हैं कि वो बहुत बड़े हीरो थे, और होना भी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे काम भी किए थे उन्होंने, इसलिए उन्हें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है दुनिया के अलग अलग कोनों में। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ उन कामों के बारे में जिसकी वजह से नेपोलियन को जाना जाता है। तो नेपोलियन ने ऐसा कौन कौन से काम कर दिए थे जिसकी वजह से उसे सबसे अच्छा राजा कहा जाता है। तो हम लोग बात करें कि नेपोलियन ने 1804 में क्या लाया था? एक सिविल कोड लाया था, सिविल कोड लागू किया, यानी कि इसमें कुछ नए कानून ऐड किए गए, नए कानून लाया था वो। तो इसे क्या कहा गया? इसे नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन संहिता कहा गया। क्या कहा गया? आपके एग्जाम में या नेपोलियन संहिता लिख के आए या नेपोलियन आपकी किताबों में लिखा हो नेपोलियन संहिता या फिर नेपोलियन कोड, दोनों एक ही चीज हैं। तो एक कुछ नए कानून लेके आए नेपोलियन जी, जिनका नाम क्या था? नेपोलियन कोड था। तो कानून काफी अच्छे थे। क्या क्या था कानून में, इनको समझते हैं। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधा को समाप्त कर दिया जो अधिकार हमें पैदा होने के बाद मिलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अमीर घर में अगर आप पैदा होते हैं तो आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो वैसे ही वहां पे कुछ कानून ऐसे भी थे जिनमें यह कहा गया था कि अगर आप लोग इस फैमिली से पैदा होते हैं या उस फैमिली से पैदा होते हैं तो फिर आपके पास ये अधिकार होंगे, वो अधिकार होंगे। तो नेपोलियन ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो भी जन्म से लेकर अधिकार थे वो सारे के सारे क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए। ठीक है, तो गरीब अमीर सब कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं है। ठीक है, पहला काम तो ये कर दिया। दूसरा क्या कर दिया? हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को भी पुख्ता मजबूत किया गया। तो हम लोग बात करें कि कानून की सब बराबर हो गए। और दूसरी चीज कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप लोग अपना घर जैसे कह सकते हैं, जैसे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ तो मैं इसे अपना घर कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास राइट है, मेरे पास अधिकार है प्रॉपर्टी रखने का। पहले के समय पे क्या होता था कि राजा, पूरे राज्य के अंदर जितने लोग रहते थे वो केवल राजा की प्रॉपर्टी होती थी। खेती किसानी, आपका घर भी सब राजा के कंट्रोल में होता था। तो फिर राजा चाहे तो राजा, जैसे राजा की इच्छा होती थी, वो कहता था हमें नहीं रखना, तो जाओ हट जाओ यहाँ से, तो हटना पड़ता था क्योंकि राजा है वो। तो बाद में क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? लोगों को दे दिया गया, यानी कि पक्का मजबूत कर दिया गया कि भैया अगर आपके पास कागज हैं तो हाँ ठीक है आपकी प्रॉपर्टी है, ऐसा कर दिया गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहा है नेपोलियन। कि किस आप लोग सोच रहे हैं कितना भाई इतना अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी बातें कर रहा, इतने अच्छे काम कर रहा अपने लिए, तो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन बन गया था उनका। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली है, फिर बस एक बार देख लेते हैं कि नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया कब? 1804 में। इस कोड को नेपोलियन कोड भी जाना जाता है कि इसमें क्या था कि इस कोड में जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा समाप्त कर दी गई और हर नागरिक समान हो गया, और जो संपत्ति का अधिकार था उसे भी मजबूती मिल गई इस कोड के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी
नेपोलियन कोड के अंदर। तो गाइस और भी काम देख लेते हैं नेपोलियन ने क्या किए। तो नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए, यानी कि जहाँ जहाँ पे नेपोलियन राज करता था तो उन क्षेत्रों पर जो राज करने का तरीका होता है, प्रशासन होता है, उसमें सुधार लाया। हर जगह पे जहाँ जहाँ पर मतलब राज करते थे वहाँ पे वो प्रशासनिक सुधार लेके आए। पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने कि और क्या क्या लाए, उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो जो सामंती व्यवस्था थी ये क्या थी, तो अब हम लोग बात करें कि इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किंग होता है और हमें पता है कि पहले के समय पर बहुत बड़ी बड़ी जमीनें सामंतों के पास होती थी, एक व्यक्ति के पास कॉन्सेंट्रेट होती थी और वो आराम से पैसा छापता रहता था और गरीब किसान उसके खेतों में काम करते थे। तो अब वो क्या था, सावंत था, ठीक है। अब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने कहा तुम बीच वाले आदमी को हटाओ, सीधे सीधे किसान से टैक्स लो और बाकी जितना बच रहा है आपस में ले लो तुम लोग। तो अब जितना पैसा बचता था वो कौन लेता था, सामंत ले लेता था। अब वो हिस्सा अब आम जनता के पास जाएगा और बाकी हमारे पास आएगा। तो जो मिडिल मैन का काम था वो हटा दिया उसने, वो सामंती सिस्टम को खत्म कर दिया। अब इससे जो जनता थी उसके पास अब पैसा अथाह आने लगा, मतलब अच्छा खासा पैसा आने लगा, क्योंकि भैया जो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होता था वो बीच वाला आदमी ले जाता था, सामंत ले जाता था। अब उसका सीन हो गया खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि किसानों के साथ क्या किया, किसानों को लगने वाला शुल्क, एक प्रकार का टैक्स जो हटाया गया, यानी कि इन किसानों के ऊपर कुछ प्रकार के और टैक्स लगते थे तो उनको क्या कर दिया गया, धीमे धीमे समय के साथ हटा दिया गया। क्या किया गया, हटा दिया गया। तो अब जब किसी के ऊपर टैक्स लगता है और भैया उसके पास 100 रुपए हैं, अब 80 रुपए देने पड़ेंगे, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। तो 80 रुपए माफ कर दिए गए वो, तो एक तरीके से समझ लीजिए, मतलब 80 रुपए नहीं, एक 50-60 रुपए माफ कर दिए गए। तो अब जब बहुत बड़ा बोझ हट गया किसानों के सर से, उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी हटा दिया। यानी कि वहाँ पे कुछ जो हम लोग बात करें कि मंडलियां भी लगती थी कुछ, मतलब तो उनके ऊपर भी टैक्स लगता था, उनको भी हटा दिया। अब जो हम लोग बात करें फ्रांस के लोग भी लाइक, भाई कितना अच्छा बंदा है यार, ये कितने अच्छी काम कर रहा है हमारे लिए, तो भाई हर चीज अच्छी कर रहा है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली कि कैसे नेपोलियन ने अपने देश में इतने अच्छे अच्छे हम लोग बात करें कानून लाए। अब लोगों ने इसे सर पर चढ़ा लिया, भाई किंग हो तो हमारे नेपोलियन जैसा, किंग हो तो नेपोलियन जैसा। अब सब जगह हाहाकार मच गया, आज कितना मस्त नेता है अपना, ठीक है। तो एकदम पॉपुलर कंट्री, एकदम नेता बन गया हमारा नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। तो गाइस अब ये समझ लेते हैं कि नेपोलियन का राज तो जैसा रहा था ठीक ही चल रहा था, जैसा भी वो कर रहे थे। अब लोगों के ओपिनियन के बारे में बात कर लेते हैं कि लोगों की विचारधारा क्या थी नेपोलियन को लेकर। उसके बारे में अब हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि लोग क्या सोचते थे नेपोलियन के राज के बारे में, कि उसका राज अच्छा है खराब है। तो अब जनता, क्योंकि जिसके ऊपर रूल हो रहा है वही तो जानता है ना कि उनका रूलर कैसा है। जनता की प्रतिक्रिया क्या थी, तो आम आदमी को यह समझ आ गया था कि एक समान कानून और एक मुद्रा से व्यवसाय में कितना लाभ होगा। यानी कि उसने कानून और जो मुद्रा थी यही कर दी थी। तो इससे हुआ क्या कि भैया जो व्यापार होता है, जैसे मान चलिए कि इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी और डॉलर की कंपैरिजन करते हैं, तो मान चलिए कि मैं अगर 10 रुपए कमाता हूँ, $10 कमाता हूँ, तो इनकी जो वैल्यू है बहुत ऊपर नीचे जाती है। तो अब भैया अगर हम लोग ट्रेड करते हैं आपस में तो फिर मुझे घाटा होगा और उससे जो सामने वाला लिए बंदा डॉलर, उसे फायदा हो जाएगा। तो फिर इसलिए हम लोग बात करते हैं, अगर मुद्रा सेम होगी तो फिर हम लोग बात करें कि जो ट्रेड होता है उसमें फायदा ही फायदा होता है, यानी कि कोई किसी की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा नहीं होती है, तो दोनों को बराबर बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अगर मुद्रा सेम होती है और कानून सबके लिए बराबर है तो भैया इससे बढ़िया क्या नहीं है, ठीक है। इसलिए किसानों और कारीगरों और मजदूरों ने इस नई आजादी को खुलकर स्वागत किया। तो भैया जैसी नेपोलियन आ रहा, अरे भाई हमारे हीरो नेपोलियन जी आ चुके हैं, तो ऐसे करते हुए स्वागत कर रहे थे नेपोलियन का, ठीक है। तो क्योंकि भैया आम आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता, उसका भैया टैक्स बच गया, और इससे बढ़िया उसे क्या चाहिए भाई, उसके लिए पैसा ही है, वो उसकी एक दिन की दिहाड़ी है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर वही उसको अच्छी मिल रही है तो भैया उसके लिए हर बंदा बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, लेकिन फ्रांस के जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था वहां के लोगों की शासन के बारे में मिली जुली प्रक्रिया थी। अब मिली जुली प्रक्रिया मतलब कि कुछ लोग थोड़ा बहुत अच्छा पॉइंट देख रहे थे और कुछ लोग बुरा पॉइंट देख रहे थे। तो ये सीन था कि कुछ मिली जुली
प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही थी उन क्षेत्रों से जहां पे उसने कब्जा किया था। तो अब लोगों की प्रक्रिया क्या थी कि भैया लोग समझ चुके थे कि कानून और जो मुद्रा है अगर एक समान होगी तो इससे उनका ही फायदा होने वाला है। जो मजदूर और गरीब किसान के लोग थे, कारीगर थे, अब उनके लिए तो सीधे सीधे बेनिफिशियल बात होगी, ट्रेड टैक्स कम लगना है और मुद्रा सेम हो गई तो भैया कहीं भी अगर ट्रेड करने भी जाते हैं तो फिर उससे उन्हें फायदा होगा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि भैया किसान तो भैया खुलकर स्वागत करने लगे उसका, और जहां पर कब्जा किया गया था, जिन जिन इलाकों में नेपोलियन ने कब्जा किया था, वहां पे लोगों की जो विचारधारा थी कुछ मिली जुली थी, यानी कि क्लियर नहीं हो पा रहे थे अच्छा है बुरा है। जैसे हम लोग नहीं एकदम से, अगर हमारे साथ कुछ एकदम से हमेशा से आपके साथ बुरा होता हुआ आया तो कभी कभी अच्छा हो जाता है, तो हम लोग सोच जाते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, खराब बेकार है, तो हम लोग कभी कभी इस सोच में डूब जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही वहाँ के लोगों की विचारधारा भी कुछ मिली जुली हुई थी। तो गाइस थोड़े बहुत और पॉइंट बचे हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया के, उसको और ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि कभी कभी आप लोग जब ज़्यादा मिठाई खा लेते हैं तो आपको फिर कुछ प्रकार के कीड़े काटने लगते हैं, तो फिर इसलिए ज़्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए, शुगर हो जाती है। तो वैसे ही भैया इनके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा होने लगा। शुरुआत में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी का दूत में मतलब दूत की तरह देखा, दूत में देखा गलत लिख दिया यहाँ पे, शायद मैं थोड़ा उसको सही कर लिया, आज़ादी के दूत में देखा, आज़ादी का दूत की तरह देखा। लेकिन जल्द ही यह भावना बदल गई। क्यों बदल गई? क्यों भैया, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा रहे हैं लोगों को, अपनी फ्रांसीसी सेना के अंदर जबरदस्ती भरवा रहे हैं। अब भैया वो कह रहे हैं भैया यार हमें यार अच्छा खासा धंधा चल रहा है, तुम कह रहे हो सेना में भर्ती हो जाओ। अब भैया और दूसरी चीज ये होती है कि जब आपको सेना में भर्ती कब होता है आदमी, एक तो देखो देश के लिए एक जज्बा होना चाहिए। आप, मैं जैसे आप लोग हैं, अब आप लोग कोई चाइनीज आर्मी में शामिल होना चाहेगा, वो कहेंगे भैया हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, आप कहेंगे हमें नहीं जाना, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम जाएंगे। अब आप किसी दूसरे देश के ऊपर जीते हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी सेना में भर्ती हो जाइए, तो वो लोग नहीं हुए। और क्या हुआ कि, और दूसरी चीज ये थी कि टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो लोगों के ऊपर टैक्स था वो दिन पर दिन बढ़ने लगा। अब भैया किसान जिस वजह से खुशी हो रहे थे, थोड़ी देर के लिए खुशी मना रहे थे, अब धीमे धीमे जो टैक्स स्लैब थे बढ़ा दिए गए, जीएसटी बढ़ाने लगे। जैसे हमारे यहाँ जीएसटी बढ़ने लगी, तो भैया वैसे भी नेपोलियन साहब जी वहाँ पे कुछ टैक्स में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी करने लगे कि भैया लोग कह रहे हमारे बस में नहीं आ रहा यार, हमारे समझ में नहीं आ रहा इतना टैक्स क्यों लग रहा है हमारे ऊपर। तो अब इसके फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिला, लोग जो सपोर्ट कर रहे थे नेपोलियन का, अब धीमे धीमे चल के विरोध करने लगे। क्यों? क्योंकि भैया लोगों को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा। कोई कोई क्यों मरना चाहेगा सेना में जाके, क्योंकि उसका देश नहीं है पहली बात तो। आप हमारे देश को जीते हैं, भले ही आप कुछ राजनीतिक क्रांति फैला रहे हो, पर आपके पास अथॉरिटी क्या हुई कि भैया आप, एक तो अथॉरिटी की बात हो जाती है, दूसरी हम क्यों ही लड़ें आपके लिए, हमें नहीं लड़ना सेना में, और जबरदस्ती भर्ती करवा रहे हैं। दूसरा ये था कि भैया टैक्स रेट बढ़ने लगे धीमे धीमे, इस वजह से लोग उनकी जो राजकाल था उसे झेल नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने अब धीमे धीमे जो सपोर्ट हासिल किया था, अब धीमे धीमे फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिला, अब शुरुआती का जो सपोर्ट था, जोश जल्द ही विरोध में बदलने लगा, धीमे धीमे उनके खिलाफ विरोध होने लगा नेपोलियन के। ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिला। इस कुछ देर के लिए हम लोग इस फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद तो है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक हमने नेपोलियन के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में काफ़ी कुछ जाना, डिस्कशन किया और इतनी सारी चीज़ें जानी, ठीक है। पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें किसी जगह के बारे में अगर कुछ पता करना होता है तो उससे पहले उधर के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जब क्रांति हुई तो अब उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्रांति के पीछे की वजह क्या थी, वहाँ पे क्या सिचुएशंस चल रही थी, क्या सिचुएशन नहीं चल रही थी, इन सभी चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करें, क्रांति तो हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रांति के पहले की स्थिति क्या थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें जो क्रांति उधर पे इतनी बड़ी क्रांति हुई, उससे पहले की स्थिति क्या थी? तो वही लिखा है यहाँ पे, 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे, जैसा हम आज जानते और समझते हैं। तो आज के समय पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसी है, किसी के पास बोलने का अधिकार है और हर किसी व्यक्ति की बात सुनी जाती है वहाँ पे। पर उस समय पर ऐसा जैसा राष्ट्र आज के समय पे हम लोग देखते हैं वहाँ पे, जैसे राष्ट्र हम लोग देखते हैं अभी वहाँ पे डेमोक्रेसी देखते हैं, तो उस समय पर वैसी डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी। तो कैसी हुआ करती थी उनको समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे कि आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड में कई अ, सूबों और प्रांतों के साम्राज्य में बटे हुए थे।
तो हम लोग बात करें कि जो आधे से ज़्यादा जो हम लोग बात करें कि जर्मनी, इटली, तो अब ये कोई ऐसा नेशन स्टेट नाम की कोई जगह नहीं थी, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे हिस्सों में वैसे बँटे हुए थे कि जैसे कि हमारे भारत देश के अंदर अगर आपको पता हो तो बहुत सारी 520 से ज़्यादा रियासतें थीं। तो छोटे-छोटे इलाकों में बँटा हुआ था और वहाँ पे इंडिजिनियस जो किंग्स हुआ करते थे वो रूल क किया करते थे। ठीक है? तो अब जैसे मान चलिए जैसे झांसी रियासत हुई, जैसे बनारस की रियासत हुई, तो ठीक है? तो ऐसे जैसे भारत में रियासतें बटी हुई थीं, तो वैसे ही वहाँ पे सूबों या फिर प्रांतों में बटी हुई थीं। तो ये सूबे क्या होते हैं और प्रांत क्या होती हैं, आपको लग रहा होगा। तो ये एक किसी भी जगह को छोटे तौर पर जैसे हमारा देश में राज्य नहीं होते हैं, राज्य, ज़िले वगैरह, तो वैसे ही सूबों और प्रांतों में साम्राज्य में बटे हुए थे। ठीक है? और हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। अब जैसे कि आज के समय पे हम नहीं देखते हैं कि हमारे भारत देश में अगर हम लोग देखें तो जैसे प्रधानमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री के अंडर में जो हम लोग बात करें कि मुख्यमंत्री होते हैं और पर उस समय पर ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय पे सब स्वतंत्र थे, तो छोटे-छोटे हिस्से में बँटे हुए थे, आपस में लड़ते-भिड़ते रहते थे। जैसे हम लोग भारत देश में नहीं देखते थे पहले के समय पर कि राजा-महाराजा आपस में लड़ा करते थे और एक-दूसरे को रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करते थे। तो वैसे ही इनका जीवन यापन अच्छा खासा चल रहा था अ, कि किसी के ऊपर टैक्स लगा दिया और आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। गरीब लोग बहुत मेहनत करते थे और अमीर लोगों से कुछ पूछा नहीं जाता था। तो ऐसा हमारा समाज था वहाँ का, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे कोई नेशन स्टेट जैसा सीन नहीं था कि बहुत बड़ा पावरफुल हो और केवल छोटे-छोटे प्रांतों में या सूबों में बँटा हुआ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा अभी 18-15 सेंचुरी तक हमारा भारत देश था, तो वैसे ही यूरोप में भी हमें वहाँ पे बँटा हुआ दिखता है, ठीक है? अब ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि अब और क्या-क्या सीन चल रहा था वहाँ पे, ये समझते हैं। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे पूर्वी और मध्य यूरोप में कई जो शक्तिशाली राजा थे, यानी कि हम लोग यूरोप के बारे में तो बात कर ही ली थी, पर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो राजा थे वो पावरफुल कहाँ के थे। तो अगर हम लोग पावरफुल राजाओं की बात करें जो पूर्वी और मध्य यूरोप में कई जो राजा थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। जैसे हम लोग अगर भारत देश में ही बात करें तो एक समय पर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग राजा बहुत पावरफुल थे। जैसे हम लोग बात करें कि राष्ट्रकूटा, पल्लवा, हम लोग बात करें तो ये जो राजा हुआ करते थे हमारे भारत देश में बहुत पावरफुल हुआ करते थे। इनकी टेरिटरी हुआ करती थी। जब राजा पावरफुल होता है तो वो आपस में लड़ते थे। ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग बात करें कि कुछ राजा पावरफुल थे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे। तो अब ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। जिनके अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे। तो अब जब राजा होता है तो उसकी रियासतें तो होती ही हैं, तो उनके अंडर में अलग-अलग प्रकार के जो हम लोग बात करें लोग रहा करते थे। कुछ अमीर हुआ करते थे, कुछ गरीब हुआ करते थे, कुछ ठीक-ठाक हुआ करते थे, ठीक है? इन लोगों की कोई साझा संयुक्त पहचान नहीं होती थी और इनमें यदि कोई समानता थी तो वह भी किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण। यानी कि हम लोग बात करें कि कोई खास पहचान नहीं थी, केवल कुछ स्टेट्स में रहते थे तो उसी के राजा के नाम से जाना जाते थे। जैसे कि हमने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि जो पहले के समय का राष्ट्रवाद था वो कैसा था? तो किसी खास देश के लिए नहीं जाना जाता, जैसे कि आज के समय पर हम और आप लोग हैं, तो हम लोग आप लोग अपने भारत देश से प्यार करते हैं, तो हमारी पहचान क्या है? कि अगर हम लोग दूसरी कंट्री में चले जाएँ तो हम भारतीय हैं, क्या हम लोग एक देश के निवासी हैं। तो वैसे ही उस समय पर राष्ट्रवाद की भावना एक किसी राजा से जुड़ी हुआ करती थी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उस समय की जो लोगों की जान-पहचान होती थी, तो वो खास प्रकार के राजा से होती थी। क्योंकि राष्ट्रवाद तो हम लोग बात करें फ्रांसीसी क्रांति के बाद जगा था ना, पर उससे पहले की बात चल रही है ये। तो उससे पहले के लोग किससे जुड़े हुआ करते थे? उससे पहले के लोग जुड़ा हुआ करते थे अपने राजा से। यानी कि अपने शासक के नाम से जाया करते थे। वो तो बाद में उन्हें अकल आएगी, जब फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगी कि हाँ, हम राजा के प्रति वफ़ादार नहीं, बल्कि अपने राज्य के प्रति वफ़ादार होना है, अपने देश के प्रति वफ़ादार होना है। ठीक है? तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लासिफ़िकेशन करेंगे सोसाइटी का। यानी कि सोसाइटी मतलब क्या होती है? यानी कि अब हम लोग वर्गीकृत करेंगे कि जो
यूरोप था, उसमें जब समाज होता है तो समाज में अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, तो वैसे ही कैसे लोग हुआ करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। अब इन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अब भैया आंदोलन कौन करेगा, कौन मध्यम वर्ग होगा, कौन अभिजात वर्ग होगा, कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, तो वही तो आंदोलन लीड करेंगे, और जब तक उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हमें? तो अब उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है।